बिल्कुल सही। अच्छा, मैं फैसल साहब, ये क्योंकि हम चाइना फैक्टर पे बहुत ज्यादा बात करें, सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चाइना फैक्टर पे जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो कुछ हुआ उसमें भी चाइना का हमने जो है वो जिक्र सुना। चाइनीज उतने उस तरह से वो सामने नहीं आते, बड़ा खामोशी के साथ जो है वो मामलात को जो है वो चलाते हैं। चाइनीज फैक्टर को आप इस सारी इक्वेशन में किस तरह से देखते हैं, और ये जो भारत के साथ जो कुछ हुआ है आज सुबह, उसके बाद चाइनीज रोल इसके अंदर जो है वो कितना सिग्निफिकेंट या कितना इंपॉर्टेंट रहा है? शुक्रिया रहमान, मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। सबसे पहले तो आपको और आपके तवज्जुह से सारी कौम को मुबारक हो कि हम इस मुश्किल घड़ी से और एक आजमाइश से बड़े सुरखरू होकर निकलें। और ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ से किसी एक की ये कामयाबी है, मेरा ख्याल है ये हमारी मुकम्मल सब की कामयाबी है, क्योंकि हम सब ने मिलजुल के मुकाबला किया है भारत की जारियत का, और उससे बहुत अच्छी तरह हम कामयाब होकर निकले। हमने भारत को हर मुहाज पे शिकस्त दी है, वो पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, मिलिट्री हो, सोसाइटी हो, मीडिया हो, हर एक जगह हमारी अल्लाह का शुक्र है कि तारीफ हो रही है। जहां तक आपने ये चाइना की बात की, हाँ मैं थोड़ा सा इसका एक ब्रॉडर कैनवस पे अगर आपको लेके जाऊं, और ये अयाज साहब जो बात कर रहे जी। थे उसी को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करना चाहता हूं कि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है। वो देखें तो उसमें आपको यूएस की और चाइना की एक महाजराई नजर आती है, जिसमें यूएस खाइफ है चाइना के जो इन्फ्लुएंस है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है दुनिया में, रीजन में, उसको वो कर्टेल करना चाहता है। और वो इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बेस, तो वो चाहता है कि चाइना की इकोनॉमी को, उसकी ट्रेड को हर्ट करे, उसकी जो स्पीड है आगे बढ़ने की, उसके इन्फ्लुएंस के ग्रो होने की, उसको कम करे। उसके लिए उसने एक स्ट्रेटेजी निकाली जिसको कहते हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। और उसने ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन इन दोनों को मिला दिया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चाइना की ट्रेड इन दोनों ओशंस में से जा रही है। अब उस स्ट्रेटेजी को वो कहता तो है कि ये मल्टीलेटरलिज्म पे बेस्ड है, लेकिन वो एक्चुअली मिनीलेटरलिज्म पे बेस्ड है। और वो मिनीलेटरलिज्म ये है कि उसने जो अपनी लाइक हाँ माइंडेड स्टेट्स हैं उनके छोटे छोटे ग्रुप बना दिए मुख्तलिफ जगहों पे, ताकि वो उनको तैयार करे और चाइना के अगेंस्ट लॉन्च करे। अब उसमें इंडिया भी है, उसमें जी। जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, फिलीपींस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी। तो हाँ अमेरिका की इन्वेस्टमेंट इंडिया में रही है 4 डोमेन्स में: पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। और उसका ये ख्याल था कि हम अच्छा। इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो चाइना के आगे खड़ा हो जाएगा और उसको चैलेंज करेगा। तो ये जो पाकिस्तान राइट। और इंडिया का अभी मार्का हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से भी देखता हूं कि ये मार्का जी। बेसिकली, आप कोल्ड वॉर में अगर चले जाएं तो ये कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन से मुताबिकत रखता है कि एक के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है अच्छा। और एक के साथ चाइना खड़ा है। और ये वो अच्छा। दोनों इस मुकाबले को बहुत गौर से देख रहे होंगे, और दोनों की कोशिश होगी कि उनके जो साथी हैं वो इसमें जीतें। तो अब अल्टीमेटली आपने देख लिया कि ठीक है। पाकिस्तान और चाइना का पलड़ा भारी राइट, रहा। लेकिन और मैं क्योंकि एक चीज और है जिस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये थोड़ा सा जरा क्योंकि मामला उससे आगे आगे हैं, ऑल्दो हम इस पर पूरा दिन जो है वो बात करते रहे, लेकिन ये सवाल सुबह से हमारे जहनों में है कि ये जो हमने जवाब दिया है, आपके ख्याल में इसकी तवक्को या इसके स्केल का अंदाजा क्या भारत को था? क्योंकि पिछले जो इतने दिनों से तैयारी हो रही थी और पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि वी विल डू इट, हम अपने मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन जो इसका स्केल हमने आज सुबह देखा है, क्या वो उसका अंदाजा था भारत को? देखिए, भारत का अगर मैं अपनी पिछली बात से जोड़ूं तो भारत का असल हदफ तो चाइना है, और या चाइना था। जी। और वो ये समझता था कि मैं चाइना के मद्दे मुकाबिल हूँ, ये पाकिस्तान तो बहुत छोटी सी एक रुकावट है जिसको मैंने अबूर करना है और अपनी धाक हाँ बिठा देनी है इस रीजन में। और जो अपने साथी हैं जो कि मुझ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको ये बताना है कि मैं उनके ख्वाबों की ताबीर हूं। हुआ ये है कि जो मुझे लगता है कि एक कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर मुझे नजर आता है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में। देखिए, जब आप कोई मिलिट्री कैंपेन करने जा रहे होते हैं ना, तो आपको एक इंटेलिजेंस असेसमेंट दिया जी। जाता है अपने एनिमी,
और बताया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या है, और फिर आप उसकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी इंटेलिजेंस को ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान की एक्चुअल स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं, और उन्होंने गलत पिक्चर अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को दी। फिर मुझे एक गैप नजर आता है इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप में और मिलिट्री। इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ये समझती है कि अच्छा। हमने इतने सालों बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इनको दुनिया की बेहतरीन इक्विपमेंट, बेहतरीन मार्केटों में से खरीद के दिया है, और अब इनको हमारे हाँ। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने चाहिए। जबकि मिलिट्री ये समझती थी कि हम अभी तैयार नहीं हैं। आप उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ की स्टेटमेंट देख सकते हैं, जिनको फिर रिमूव कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम अभी तैयार जी। नहीं हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम इंचार्ज रहे हैं राफेल की इंडक्शन की, और उनको एक्चुअल में पता था कि राफेल को हम किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज वाजे की अपनी गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट नाराज होगी। तो ये एक गैप बड़ा नजर आता है। फिर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड अच्छा। को उन्होंने रिमूव करके ठीक। काले पानी में फेंक दिया। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है कि गलत तो फहमी थी इंडिया ये फर्क जो है वो पॉलिटिकल इनमें है। लीडरशिप। जी। जी, ये लेकिन political मैं या establishment- साहब ये जो जी 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 चले आप कीजिए फैसल साहब, बात पूरी कीजिए। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इंडिया की, उसको एक गलत फहमी थी, शायद एक गलत पिक्चर की वजह से, या उनके अपने एक खुमार की वजह से, एक गुरूर की वजह से, और वही गलत फहमी उनको ले बैठी। थोड़े थोड़े डिल्यूजनल हैं वो। लेकिन अयाज खान साहब देखिए, सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा है कि जो भारतीय एयर बेसेस हैं और असला डिपो जो है वो सिर्फ वो नहीं उड़े, बल्कि भारतीय मीडिया की मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी भी जो है वो उड़ गई है। और ये आप किस तरह से देखते हैं, क्या इनको कोई फर्क पड़ने वाला है इस सारी जो इनके साथ पिछले हमने 2-4 दिनों में देखा है? क्या इन्होंने कुछ महसूस किया होगा? अच्छा, मुझे मीडिया में तो ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं वो एक बहुत वो जो गोदी मीडिया का एक चैनल पे आज मैं देख रहा था, उन्होंने एक वो सवाल छोड़ा है जिसमें वो फिर मोदी को हीरो बना रहे हैं वो लोगों से सवाल पूछ के। तो वो तो मुझे समझ आ गई है कि वो दोबारा उन्होंने वही काम करना है, वो उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। वो तो वहाँ तो मुझे फ़र्क पड़ता नज़र नहीं। वो जो आपने पूछा ना कि इनको क्या अंदाज़ा नहीं था, अच्छा इनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो 2019 के हवाले से हो जाना चाहिए था, जब हमने इनके 2 त्यारे मार गिराए थे। कम से कम इन्हें हमारी उसकी एयरफोर्स का तो अंदाजा होना चाहिए था कि वो क्या कर सकती है हमारे साथ। लेकिन स्टिल वो बात वही है, इतना ज्यादा गरूर और माइट कि जी हम तो अब जाहिर है जी हम G8, हम इंटरनेशनल अब वो एक ताकत है। हम पाकिस्तान की तो औकात ही कोई नहीं है, ये छोटा सा मुल्क है, इकोनॉमी इनकी बर्बाद हुई पड़ी है, इन्होंने हमारे साथ क्या लड़ना है। ये अप्रोच लेके जब वो चले, और तो फिर वो बात नहीं सुनते होते जो सेन वॉइस आती है ना कि जी हम तैयार नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा 2019 में मोदी साहब ने क्या कहा था कि हमारे पास रफाइल होते तो इशू ही नहीं था, हम पाकिस्तान का मुकाबला कर लेते। अब रौला ये है कि अब F-16 भी फारिग हो जाएंगे, अब रफाइल भी फारिग हो जाएंगे, अब तो थंडर है और वो चाइना ही है, वो पूरी दुनिया में अब रौला ही है कि एक तो सस्ते और उसके बाद इतने महंगे इक्विपमेंट लेके भी रिजल्ट ये होना है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं मतलब ये समझता हूँ कि फैसल साहब शायद मुझसे एग्री करें कि ये चाइनीज़ तैयारे अगर इंडियन एयरफोर्स को दे दिए जाएं और हमें रफाइल दे दिए जाएं, तो मेरे ख्याल हमारे पायलट्स इतनी सलाहियत रखते हैं कि उसमें भी मार गिराएंगे इंडिया को। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ जो प्रोफेशनलिज्म है, जिस लेवल पे ट्रेनिंग होती है, और मतलब वो मुझे मतलब आई एम सॉरी टू से कि मुझे वो शायद बड़ी फौज में कोई नजर आ जाए थोड़ी बहुत कमी, अदरवाइज मुझे बिल्कुल नजर नहीं आती कि वहां शायद कोई मतलब थोड़ी रियायत हो जाती हो, अदरवाइज वहां भी नहीं होती मतलब। लेकिन वहां मतलब वो होता है कुछ मैंने देखे जिंदगी में ऐसे कुछ जनरल्स बनते हुए भी जो मतलब वो शायद हाइट पे भी पूरा नहीं उतरते थे, लेकिन उधर अदरवाइज तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। वो देखे ना, जब टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म मैच करता है तो फिर लीथल कॉम्बिनेशन बनता है, और फिर वो इंडिया की ऐसी इंडिया ने बर्बाद तो होना ही उसमें। और ये हमने देखा है कि ये भी एक पैटर्न बनता जा रहा है। मेरा ख्याल है कोई ऐसी एयरफोर्स नहीं है जिसने कोई 4 या 5 दफा मुसलसल जो है वो मार खाई हो। चाहे आप कारगिल से शुरू कर लें,
उसके बाद जो है वो उस वक्त भी जो है वो तैयारा इन्होंने गिरवाया था अपना। उसके बाद आप बाकी भी आते जाए, जब जब इस तरह से कॉन्फ्रंटेशन हुई है, और हाल ही दिनों में पुलवामा, और अभी तो उन्होंने जो है वो अपने 5 जो है वो गिरवा लिए। तो इनका भी ये ऐसा कम होता है, क्योंकि एक अंदाजा ये होता है कि शायद कोई एक आधी दफा हमारा तुक्का लग जाए, लेकिन ये एक पैटर्न जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। अच्छा, मैं जरा फैसल साहब से जरा पूछेंगे, एक ब्रेक लिए पूछना चाहता हूं। देखिए, ये एक तरह से एक भारत की कोशिश थी, और जो उनकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन का हिस्सा है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रखा जाए और एक कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो है वो एंगेज किया जाए, और वो भी ऐसा कन्वेंशनल वॉरफेयर जो कि बहुत ज्यादा लिमिटेड हो। तो ये जो एक भारत की मिलिट्री पॉलिसी से कह ले, मिलिट्री डॉक्ट्राइन है कि वो कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी उनके पास है। आपके ख्याल में ये सारे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये किस तरह से डैमेज हुई है? देखिए, उनकी जो मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है वो उन्होंने बेस की भी थी अपने इक्विपमेंट पे, जो कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके दुनिया से खरीदा था। लेकिन इक्विपमेंट अलोन इज नॉट एनफ, उसकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स के साथ। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ा फर्क सामने आया है वो पाकिस्तान और इंडिया की आर्म फोर्सेस की ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी है जो सामने आई है। क्योंकि देखें, हमारे पास हो सकता है कि उनके बराबर का इक्विपमेंट ना हो सकता है हमारा और उनका इक्विपमेंट बराबर भी हो, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको मात दी है हर डोमेन। आप आर्मी की बात कर लीजिए, आप एयर डिफेंस की बात कर लीजिए, एयरफोर्स की कर लीजिए, इवन नेवी देख लीजिए कि उनकी नेवी कई दिनों से 500-600 मील पे खड़ी हुई है पाकिस्तान के साउथ में, और 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकी। ये जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, इस पे पाकिस्तान ने हमेशा तवज्जो दी, और इसकी एक तो हमारी बेसिक ट्रेनिंग, फिर उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइजेस हम करते रहते हैं, ना सिर्फ आपस में करते रहते हैं बल्कि हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये एक हमारी सलाहियतें बढ़ाती है ये चीज। और वो जो हमारा कहते हैं ना कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू टॉयल इन वॉर, ये बेसिकली आज प्रूफ इस कॉन्फ्लिक्ट में हुआ है कि जो कुछ हम साल से करते आए हैं, तैयार करते आए हैं, वो उसने आज हमें पे बैक किया है। और इंडिया को हमने क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में एक्चुअली मात दी है। हाँ, नहीं, वो गाड़ी तो आप महंगी ले लें लेकिन चलानी भी तो आनी चाहिए ना, जो हुआ। मैं अयाज खान साहब आगे जाते हुए, अब सिंस ऐसा लग रहा है कि हम भारत के साथ जो है वो टॉक्स में एंगेज होने जा रहे हैं, क्या आपके ख्याल में फिर 4-5 साल बाद इसी तरह के आप एपिसोड देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई तवक्को रख लें कि कुछ चीज कोई बेहतर हो जाएगी या कोई मामलात सुधर जाएंगे, एक हमसाये की तरह रहना सीख लेंगे? आप 4 साल की बात कर रहे हैं, भारत पे तो 4 दिन के लिए एतबार नहीं किया जा सकता। जिस तरह की उनकी वो है सारा मामला कि अभी इस मुश्किल से निकले और फिर कल को मुकर जाएं हर चीज़ से कि जी नहीं, हम तो ये हमने बात ही नहीं करनी। वो करते हैं, हठधर्मी उनकी है। और आज से पहले तक तो मैंने देखा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे उनको रेजिस्टेंस नहीं होती इस हवाले से। अब आई डोंट नो। और ये जो कन्वेंशनल इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला अभी देखना है, वो तो जो है वो क्योंकि उन्होंने उसको सस्पेंड किया हुआ है, और मेरा ख्याल है पानी से ज्यादा तो हमारे लिए इस वक्त और कोई चीज ज्यादा जरूरी और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो वीजा समेत बाकी सारी चीजें उसी जगह पे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है सीज फायर के बावजूद। वो सीज फायर के बाद अब मुज़ाकरात में ज़ाहिर है चीज़ें, वो तो ऑब्वियस है, वो जितनी ज़्यादा मुतालबात वो रखेंगे, वो चीज़ें अपने पास रखेंगे, उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी हमें लेने में। देखिए ना, जब आप बैठते हैं टेबल पे तो गिव एंड टेक तो होता है, तो उनकी तो पूरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम चीज़ें वो अपने पास रख के और उसके बाद को थोड़ा बहुत पाकिस्तान को दे के फारिग कर दें। कन्वेंशनल वॉर की आप बात कर रहे थे, यकीन करें मेरे जैसा कॉमन मैन भी ये समझता था कि शायद हम कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते इंडिया से, तो हमें कहीं उसके न्यूक्लियर ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। लेकिन हैट्स ऑफ, कुर्बान जाऊं मैं अपने इन पे जवानों पे कि इन्होंने इतना सर फखर से बुलंद कर दिया यार। मतलब दुनिया में सीना चौड़ा करके फिरने का मजा आएगा अब कि ये हमारी फौज है, बिल्कुल ये हमारी फोर्सेस हैं, ऐसी की तैसी इतनी बड़ी माइट जो समझता था खुद को, उसको बर्बाद करके निकल गए हैं। कमाल, क्या बात है। बिल्कुल सही।
राइट। मैं 30 सेकंड्स है फैसल साहब, इंडिया पे ट्रस्ट हो सकता है? देखिए 3 रेड लाइंस मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने इस दफा खींच दी है इंडिया के सामने। पहली चीज ये जी। कि आपने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी, टेररिज्म के थ्रू या किसी और तरह भी। हाँ। दूसरा, हमने उसको ये कह दिया है कि आप हमारे साथ जो भी मुआहदे करेंगे उनकी पासदारी करें। ठीक। और तीसरा, हमने उसको ये बता दिया है कि ये जो ड्रामा आप 3-4 साल के बाद करते हैं, जिसमें खुद ही मुद्दई होते हैं, खुद ही अदालत होते हैं, खुद ही वकील और खुद ही फैसला सुनाते हैं, ये अब और नहीं चलेगा। तो ये 3 रेड लाइंस तो हमने उनको बता दी हैं और मार के बता दी है, पिटाई करके बता दी। तो अगर ठीक है, अब भी उनकी समझ में ना आए, राइट, मेरे पास सर आई रन टाइम, राइट, थैंक यू सो मच।